हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम आपका स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.3 के बारे में। ठीक है, तो देखो 13.3 में जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका डिस्कस करेंगे बेस थ्योरम के बारे में। ठीक है, बेस थ्योरम क्या होती है, इसमें ना E1 E2 कितने भी इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें पता नहीं हो इवेंट्स के बारे में तो वो कहाँ तक चलते हैं, E1 E2 शो ऑन टू एन टर्म्स तक। ठीक है, अच्छा, और इन्हीं इवेंट्स में ना आपका एक कॉमन चीज़ छुपी हुई होती है जिसको हम बोलते हैं ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए जो होता है वो आपका एक कॉमन इवेंट होता है। ठीक है, तो ये बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखा होता है आपके पास। ठीक है, ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा बेस थ्योरम के फॉर्मूला को। और गाइज ये आपके जो क्वेश्चन है ना 13.3 के, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है आपके। ठीक है, जितना बड़े आपकी इनका क्या होगा स्टेटमेंट्स होगी ना, उतना ही इनका आंसर जो है वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम आपका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 3 से जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ऑफ द स्टूडेंट इन अ कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are day scholar. Previous year result report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade and 20% of the day scholar attain A grade in their annual examination. बेटा यहाँ पे functions नहीं होगा, ठीक है, examination. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and has an A grade. What is the probability that the student is hostelier? देखो बोला गया है, क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन का मतलब है कि कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं और कुछ डे स्कॉलर हैं। ठीक है, जो हॉस्टल में रहते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है वो दे रखी है 60%। ठीक है, और आपके पास जो डे स्कॉलर है उनकी जो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो दे रखी है 40%। ठीक है, फिर आपका प्रीवियस ईयर का रिजल्ट आता है, उसमें 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड। जो हॉस्टल में रहते हैं वो 30% क्या करते हैं, ए ग्रेड को पिक करते हैं। ठीक है, और जो 20% स्टूडेंट हैं वो डे स्कॉलर हैं और क्या लेते हैं, वो ए ग्रेड। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम, मतलब स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, रैंडमली चूज किया जाता है कॉलेज में से जो क्या कर रहा हो, ए ग्रेड ले रहा हो। और वो ए ग्रेड ले रहा हो और वो कौन सा होना चाहिए, कहाँ से होना चाहिए, वो स्टूडेंट होना चाहिए कहाँ का, हॉस्टेलियर का। ठीक है, चलो अब देखो अब क्या करते हैं, हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन में। इसमें मैंने बोला था कि क्या होता है, इवेंट होते हैं ना, इसमें E1 को मान लेते हैं। E1 आपके पास इवेंट है, स्टूडेंट्स इज, दो प्रकार के स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट्स इज पहला है हॉस्टेलियर और E2 हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स इज डे स्कॉलर। अच्छा देखो, ये जो दो इवेंट्स है ना हमारे पास, इन दोनों के बीच में एक कॉमन चीज छुपी हुई होती है, वो होती है आपकी ए से डिनोट करते हैं। और जो कॉमन चीज है वो आपकी क्या बताई मैंने आपको, कि ये जो दोनों ही स्टूडेंट हैं ये क्या अटेन कर रहे हैं, ए ग्रेड अटेन कर रहे हैं ना ये। ठीक है, तो आपका जो कॉमन चीज हो जाएगी ए, वो क्या हो जाएगी, स्टूडेंट्स अटेन ए ग्रेड। चलिए, अच्छा देखो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, नेक्स्ट स्टेप है, बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 निकाल लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 दी गई है, स्टूडेंट इज अ हॉस्टेलियर, तो हॉस्टेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60% रिसाइड इन हॉस्टल, 60% रह रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आ जाएगा आपके पास 60%। तो 60% को क्या लिखोगे आप, 60/100, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 60/100 आ गया। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आएगा आपके पास, डे स्कॉलर कितने हैं 40%, तो 40/100। ठीक है, उसके बाद अच्छा देखो फॉर्मूला क्या कर रहा है, क्या कहता है आपका बेस थ्योरम का,
अच्छा, पहले तो एक चीज़ और जान लीजिएगा कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी बोली है निकालने को। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज हॉस्टेलियर। मतलब स्टूडेंट क्या होना चाहिए, हॉस्टेलियर होना चाहिए, और वो क्या ग्रेड, आपका कौन सा ग्रेड पिक कर रहा हो, वो ए ग्रेड पिक कर रहा हो। मतलब फॉर्मूला जो लगेगा आपका वो लगेगा, अब देखो स्टूडेंट जो वो हॉस्टेलियर होना चाहिए। हॉस्टेलियर क्या है, हॉस्टेलियर को डिनोट करते हैं हम E1 से, ठीक है। तो आपका क्या होना चाहिए, E1 अपॉन, और स्टूडेंट हॉस्टेलियर होना चाहिए। E1 का मतलब है स्टूडेंट हॉस्टेलियर है और वो क्या पिक कर रहा है, ए ग्रेड। तो आपको फॉर्मूला जो लगेगा आपका वो ये लगेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, ठीक है। तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए जो है वो आपका क्या होता है फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। ठीक है बेटा, चलिए तो आप लोगों को देखो ये चीज़ निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 चाहिए पहले, ठीक है। तो E1 और E2 की तो प्रोबेबिलिटी आ गई, अब ए अपॉन E1 की चाहिए आपको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 जो है वो आपका क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E1 का क्या मतलब है कि स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड पिक कर रहे हो, ए का मतलब है ए ग्रेड पिक कर रहे हो, और कहाँ के स्टूडेंट हो, वो हॉस्टल के, ठीक है। तो देखिए हॉस्टेलियर हो वो, ठीक है। तो देखिए आपका यहाँ पे दे रखा है प्रीवियस ईयर रिजल्ट रिपोर्ट दैट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट हु रिसाइड इन हॉस्टल ए ग्रेड। तो देखो कितने परसेंट स्टूडेंट है, 30%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/100, ठीक है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2, ए अपॉन E2 का जो मतलब है वो क्या है आपका, कि स्टूडेंट जो वो ए ग्रेड ले रहे हो और कहाँ के हो, डे स्कॉलर हो, ठीक है। तो डे स्कॉलर कितने हैं, 20% है ना, 20% ऑफ डे स्कॉलर ए ग्रेड पिक कर रहे हैं वो, है ना। तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे 20/100। अब बस क्या करिए, बाय यूजिंग, बेटा मैंने आप लोगों को ये फॉर्मूला बताया है कि आपने ये पिक करना है, ठीक है, ये लगाना है यहाँ पे बाय यूजिंग बेस थ्योरम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए, बस वैल्यू पुट करिए, E1 की वैल्यू कितनी है 60/100 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 कितनी है 30/100 अपॉन E1 की ये सेम चीज़ लिख लीजिए, ठीक है बेटा, प्लस E2 40/100 और आपका मल्टीप्लाई ए बाई E2 कितना आएगा 20/100। अब बस इनको कट करिए, 0 to 0 0 to 0, ठीक है। आपके पास आएगा, यहाँ पे भी कट हो गया ये, आपके पास बचेगा 6 3 18 अपॉन 100 अपॉन 18/100 प्लस 8/100, ठीक है। आप लोग सोचोगे कि मैं यहाँ पे कैंसिल क्यों नहीं कर रहा हूँ इनको। देखिए मैं कैंसिल तब नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे इनको, क्योंकि हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। नीचे एलसीएम आ गया 100 और ऊपर आ गया 18 + 8, ठीक है। 100 to 100 कैंसिल, बचा 18/26, और 18/26 को हम कट करके आएगा 2 9 ज़ा 18, 2 13 ज़ा 26, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A जो आया वो आया 9/13, और यही आपका थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। तो अभी हम अगला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और guesses. Let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses. Assuming that a student who guesses at the answer will be correct with probability 1/4, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? ठीक है, बोला गया है कि दो प्रकार के स्टूडेंट हैं जो क्या कर रहे हैं, उनका एक टेस्ट हो रहा है, मल्टीपल चॉइस टेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिसमें ना कुछ बच्चे जो हैं वो आंसर को जानते हैं और कुछ जो वो गेस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कुछ आंसर को जानते हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है, जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4, और जो गेस कर रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/4। और कुछ जो है फिर बोला गया कि अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट
हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। और बोला गया है कि कुछ अज्यूम करते हैं स्टूडेंट, गैस लगाते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस को, और उनका गैस जो है वो सही निकल जाता है, ठीक है। और बोला गया है कुछ जो है वो आपका क्या करते हैं, उसके बाद बोला गया बट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। देखो बोला क्या गया मैं बताता हूँ। दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। एक जानते हैं, एक गैस कर रहे हैं आंसर्स को, और एक क्या कर रहे हैं आपका, दूसरा क्या है आपका, जो कि आंसर जानते हैं, ठीक है। तो देखो पहला हो जाएगा आपके पास E1 आ जाएगा आपके पास, स्टूडेंट नोज द आंसर, ठीक है। और E2 हो जाएगा आपके पास जो गैस कर रहे हैं, स्टूडेंट गेस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा देखो इन दोनों के इवेंट्स के बीच में कॉमन चीज़ भी छुपी हुई होती है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। और वो कॉमन चीज़ क्या है, कॉमन चीज़ जो है वो है आपकी अज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट, ठीक है। तो आंसर इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा देखिए अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये आ जाएगी आपके पास, स्टूडेंट नोज द आंसर कितने जान रहे हैं, स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेसेस, लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर, ठीक है। तो 3/4 दे रखी है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो गेस कर रहे हैं आंसर को वो दे रखी है 1/4, ठीक है। अच्छा अब आपको क्या निकालना है, अब आपको ये भी तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब है कि आंसर क्या हो, करेक्ट हो, और किसके थ्रू हो, जो आंसर को जानता है, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी है, तो हमेशा गेस करने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, सॉरी जानने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो है वो आ गया आपके पास 1 के बराबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपका आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2। ये इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट हो और जो गैस कर रहे हो आंसर को, ठीक है। तो देखो गैस करने की जो प्रोबेबिलिटी है आपके पास दे रखी है, हु गैसेस एट द आंसर विल बी करेक्ट विद प्रोबेबिलिटी 1/4 दे रखी है, ठीक है। अब फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यू। अच्छा आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ठीक है। देखो वट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, स्टूडेंट क्या कर रहे हो, नोज द आंसर, ठीक है। स्टूडेंट नोज द आंसर क्या माना हुआ है आपके, E1 माना हुआ है ना, ठीक है। स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर इट करेक्टली, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट आंसर को जानते हो और वो आंसर क्या हो, करेक्ट हो, ठीक है। तो इसका मतलब है E1/A निकालना है आपको। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट आंसर को जानते हैं और वो क्या है, करेक्ट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, सॉरी यहाँ पे E1 होगा, ठीक है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ऑलराइट। अच्छा इसके ऊपर ना बेटा आप लोग लिख लीजिएगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा बाय यूजिंग बेस थ्योरम, ऑलराइट। चलो अब वैल्यू पुट करिए, आप लोगों को वैल्यू पता होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो वो 3/4 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 जो है वो आपका 1 है, मल्टीप्लाई नीचे भी सेम चीज़ आ जाएगी 3/4 मल्टीप्लाई 1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो है वो आपका 1/4 है, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 जो है वो भी आपका कितना है, 1/4। अब इसको सॉल्व करके ऊपर तो आएगा 3/4, नीचे आ जाएगा 3/4 प्लस 1/16। अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा, 3/4 अपॉन नीचे एलसीएम आ गया 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 प्लस 1। देखो अब क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 3/4 अपॉन 13/16, रेसिप्रोकल कर लीजिए, 3/4 इंटू 16/13, 4 1 जा 4 3 जा
3 3 ज़ा 9, 9/13। ये आपके पास सॉल्यूशन आया। देखिएगा, चेक करिएगा। सॉरी 4 4 ज़ा 16 होता है यहाँ पे, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12, 12 आएगा यहाँ पे। तो आपका जो सॉल्यूशन आया वो है 12/13, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A जो आया वो आया 12/13। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में देखते हैं, ठीक है। बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 5 को आप लिखूंगा नहीं मैं अब, ठीक है। अब मैं सीधा आपको आंसर करवाऊंगा, ठीक है। मेरे पास बुक है यहाँ पे, तो मैं वहाँ से क्वेश्चन देख लूँगा। आप लोग भी जब क्वेश्चन करोगे, सॉल्व करोगे, तो आप साथ में बुक रख लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन जो वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सकें, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।